Hello friends, welcome to Janisha classes. My name is Janisha Singh and we will continue from question number 131 of level 3. The question number 131 is the 17 global goals that were adopted by UN, all UN member states in 2015 has a time frame. By which year the goals had to be achieved by member states. ये जो UN है, UN में different countries का group है, तो ये जो ग्रुप है इन्होंने 2015 में डिसाइड किया था कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी गोल्स की, जो हमारे अर्थ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ गोल्स बनाए थे कि उन गोल्स अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो हमारी अर्थ एक बेटर लिविंग प्लेस बन सकती है। तो उन 17 गोल्स को एक टाइम फ्रेम में रखा गया कि हमें इस ईयर तक इन गोल्स को हमें पूरी तरह अचीव करना है, जिससे हमारी अर्थ एक बेटर प्लेस टू लिव बन सके। तो हमें बताना है कि ये जो यूएन ने जो डिसाइड की थी टाइम फ्रेम कि इस ईयर तक हमें इन गोल्स को कंप्लीट करना है, अचीव करना है, तो उनकी जो डेडलाइन है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए 2030, ऑप्शन नंबर बी 2050, ऑप्शन नंबर सी 2025, ऑप्शन नंबर डी 2035। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2030। तो चलिए इन एसडीजीज के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो एसडीजीज बनाए गए हैं इनको डिजाइन किया गया है कि हमारे जो सोशल लाइफ है और हमारा जो अर्थ है इन सबसे रिलेटेड ये गोल्स जो हैं तो ये हमारे अर्थ के बेटरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन गोल्स को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, इन मेन गोल्स को भी थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहले गोल की बात करें तो ये है नो पॉवर्टी, second one is zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable energy, decent work and economic growth, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह के गोल्स इसमें रखे गए हैं। हमने ये जो नाम पढ़े एसडीजीज के तो यही इनके गोल्स हैं। तो इसमें गोल्स में हमारे अर्थ को अच्छा बनाने के लिए इनको रखा गया है। तो इनको अचीव करने की हमें डेट बतानी थी, तो ये है 2030। सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 132। What are the 5 P's of Sustainable Development Goals? तो Sustainable Development Goals में भी 5 P's रखे गए हैं। तो P's यानी P से स्टार्ट होने वाले 5 वर्ड्स रखे गए। तो चलिए उनको थोड़ा हम इस डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे पहले पी को देखें तो यह है पीपल। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें पीपल ही क्यों रखा, और पी से तो कई सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं, तो इसमें पीपल को इस वजह से रखा क्योंकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये गोल्स भी पीपल के लिए बनाए गए हैं, और अगर पीपल उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तभी ये गोल्स पूरे हो पाएंगे। तो पीपल इसका फर्स्ट पी हो जाएगा। एंड सेकेंड पी इज प्रॉस्पेरिटी। तो अगर हम इन गोल्स को फॉलो करेंगे तो इन गोल्स को फॉलो करने पर हमारे अर्थ पर प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमारे इन्वायरमेंट पर प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड थर्ड पी इज पीस। तो पीस, जब हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे पीस फैलेगी। कि जैसे हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए और किसी भी अपने एक्टिविटीज के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए हम नेचर के साथ वायलेंस करते हैं, एनिमल्स के साथ वायलेंस करते हैं। तो इन गोल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम पीस का रास्ता अपना सकते हैं। पार्टनरशिप, तो ये जो पार्टनरशिप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, क्योंकि ये जो पीपल है जब ये पार्टनरशिप रखेंगे तभी तो इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर कोई अकेला इंसान इन गोल्स को पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने निकले तो वो नहीं कर सकता। तो इसमें लोगों की पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्लैनेट, तो ये जो गोल्स हैं ये प्लैनेट को कंजर्व करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो प्लैनेट भी इसका 5th पी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। Now let's move on question number 133. The soil can be conserved and enriched by which of the following methods? ये जो इनमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिनकी हेल्प से हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, enriching it by using organic manure and fertilizers, preventing soil erosion by controlling grazing, terrace farming and contour plugging,
ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटेजिक इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इनरिचिंग इट बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो सॉइल में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो वो एनिमल हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ को भी काफी इफेक्ट करेगा। जैसे कि हमने वहां पे कोई क्रॉप उगाई तो क्रॉप वो हमारी ह्यूमन हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि अगर हम उस क्रॉप को खाएंगे तो उस केमिकल से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स है, डिजीज है, फिर वो इनडायरेक्टली ह्यूमन को हो जाएंगे, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। तो इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, जैसे पेपर, वेजिटेबल पील, फ्रूट पील्स, तो इनका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना के हम लोग अगर इसे सॉइल में डाल देंगे तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इनरिच होती है और हमें कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को भी डिस्कस करते हैं। प्रिवेंटिंग इरोजन बाय कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्ट्योर प्लगिंग। तो हमें ओवर ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर कोई एनिमल ग्रास चरता है तो वो ग्रास की भले रूट्स ज्यादा अंदर तक, ज्यादा डीप में ना जाए, पर तब भी वो जो हमारे सॉइल की फर्टाइल लेयर्स होते हैं, तो उन फर्टाइल लेयर जो होती है ह्यूमस, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, वो अपने रूट से उसे बांध के रखता है, जिससे वो सॉइल कहीं वॉश आउट ना हो जाए, हवा के साथ बह ना जाए। तो ओवर ग्रेजिंग भी इसका बहुत ही बैड इफेक्ट हो सकता है। हमें ओवर ग्रेजिंग भी कंट्रोल करनी चाहिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। एंड टेरेस फार्मिंग, तो जहाँ पे आपने माउंटेन्स में देखा होगा, अगर आप कभी किसी हिल स्टेशन पे गए होंगे तो हिल स्टेशन पे आपने देखा होगा कि कुछ स्टेप्स में फार्मिंग की जाती है, तो उसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो उसी की तरह होते हैं कॉन्ट्योर प्लगिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्ट्योर प्लगिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्ट्योर प्लगिंग में ये डिफरेंस होता है कि टेरेस फार्मिंग में हम जिन माउंटेन्स का जो स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है, तो वहां पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। और टेरेस फार्मिंग में जो माउंटेन का स्लोप होता है उसे ऑल्टर करना पड़ता है, मिट्टी को काट के उसके स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। पर कॉन्ट्योर प्लगिंग जो होते हैं ज्यादा स्टीप प्लेन्स पे नहीं, ज्यादा स्टीप माउंटेन के साइड्स पे भी नहीं होते। जहाँ पे ज्यादा स्टीप नहीं है तो वहाँ पे कॉन्ट्योर प्लगिंग होती है। तो उसमें हमारे जो माउंटेन्स उनको ऑल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिट्टी काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसमें उसी के ऊपर प्लगिंग कर दी जाती है। तो इसकी हेल्प से भी हम माउंटेन्स में सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे कहीं फ्लड आया है या तो कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो अचानक से वाटर एकदम फ्लो से आएगा। तो टेरेस फार्मिंग से क्या होगा कि वो टेरेस से गिरते 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 उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो फ्लो कम होने से वो सॉइल की जो फर्टाइल लेयर है उसको भी वॉश आउट नहीं कर सकेगा और हमारी क्रॉप भी सेफ रहेंगी। तो इनके हेल्प से भी हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटेजिक इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जैसे हमने कोई क्रॉप उगाई, फॉर एग्जांपल हमने पैडी उगाई, तो पैडी के बीच में हमने कोई अदर क्रॉप उगाती, तो उसके हेल्प से सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, सॉइल में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की भी डिफिशियंसी नहीं होगी। तो इसी तरह का होता है सॉइल क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हमने एक बार जो क्रॉप उगा ली, तो उसको उगाने के बाद जब उसका सीजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें कोई लेग्यूम उगा लेनी चाहिए, तो उसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन जैसे इसके नाम से समझ आ रहा है कि इसमें क्रॉप को रोटेट किया जा रहा है कि कोई एक लगाया फिर उसके बाद कोई डिफरेंट क्रॉप लगा ली। तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक लैंड पे केवल पैडी उगा ली तो आप बार बार वहां पे पैडी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि फिर पैडी को भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है, तो वो न्यूट्रिशन वो डिफिशिएंट बन जाएगी सॉइल, और क्या पता कि उसमें से लेग्यूम खत्म ही हो जाए। तो इसी वजह से क्रॉप रोटेशन भी बहुत जरूरी है। तो आपने कभी पैडी लगाया तो उसके अल्टरनेट पे आपने लेग्यूम्स लगा दिए, तो लेग्यूम्स से सॉइल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी एडजस्ट होती रहती है। तो ये जो लेग्यूम्स होते हैं तो इनसे सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस।
Question number 134. Water conservation can be promoted by which of the following methods? वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं, तो इनमें से बताने कौन सा मेथड हमें वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगा. ऑप्शन नंबर ए, covering soil with cement, tiles and road to keep areas free from grass, shrub and waste. Option number B, trapping and harvesting rain water to recharge groundwater. Option number C, disposal of effluent and sewage into water bodies and groundwater. And option number D is construction of road and build up areas in catchment areas. तो चलिए इन ऑप्शंस को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं एक एक करके. ऑप्शन नंबर ए, कवरिंग सॉइल विद सीमेंट, टाइल एंड रोड टू कीप एरिया फ्री फ्रॉम ग्रास, श्रब एंड वेस्ट. तो जैसे रेन हुई तो रेन से जो पानी है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी रिचार्ज होता रहता है. पर अगर हम उसी जगह को सीमेंट से या टाइल से और वहां पे रोड बना दे, तो वहां पे सॉइल रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पे एक लेयर बन चुकी है. तो उस लेयर की वजह से रेन वाटर सीप नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर का फिर लेवल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा. फिर धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एरिया का ग्राउंड वाटर खत्म होने लगेगा. तो ये तो वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना तो नहीं हुआ. तो ऑप्शन नंबर बी को चलिए डिस्कस करते हैं. ट्रैपिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर. तो हमें रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. तो रेन हार्वेस्टिंग से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके घर पे सप्लाई का पानी आता होगा, तो सप्लाई का पानी फॉर एग्जांपल किसी दिन नहीं आया किसी रीजन से, तो आप उस दिन आपके पास जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पानी है आप उसको यूज कर सकते हैं. तो आप जो रेगुलर पानी आ रहा है तो उस पर डिपेंडेंट ना रहकर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. इससे वाटर की सेविंग भी हो जाती है. तो ये होता है वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करने का एक मेथड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैपिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर. तो और भी जो ये दो ऑप्शन बचे इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. डिस्पोज ऑफ इफ्लुएंट एंड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर. तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जितने भी सैंड होता है, स्टोन होता है, पेबल्स होते हैं, ये सारे सेटल हो जाते हैं. तो उसके बाद वो जो गंदा पानी बचता है तो उसी को इफ्लुएंट कहते हैं. तो इफ्लुएंट और सीवेज का जो जितना भी वेस्ट है, अगर उसे ऐसे ही बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज में अगर वाटर बॉडीज या ग्राउंड वाटर में मिला दिया जाए, तो वो वाटर की क्वालिटी डिक्रीज कर रहा है. क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास पानी है, तो पानी में आपने कीचड़ डाल दिया या तो गंदा पानी डाल दिया, तो वो जो आपके पास साफ पानी भी था वो भी गंदा हो गया. तो यही सेम चीज ऑप्शन नंबर सी में इम्प्लीमेंट हो रही है. तो ये वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करने का ये तो वे नहीं है, ये फिर तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया. एंड ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्ट अप एरियाज इन कैचमेंट एरिया. तो जहाँ पे कैचमेंट एरियाज है, यानी जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो उन एरियाज में रोड्स बना देना, बिल्डिंग्स खड़ा कर देना, सोसाइटी बना देना. तो वहाँ पे इनकी वजह से कंक्रीट की लेयर बिछाने से वहाँ पे जो कैचमेंट एरिया था जहाँ पे पानी ज्यादा मिल सकता था, अब वहां पे भी वाटर की कमी होने लगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाएगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैपिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर. Question number 135. Climate change is having far-reaching impacts on agricultural production, which is the most likely challenge food security in near future. Which of the following is not specific challenge with regard to climate change or any food सिक्योरिटी? इनमें ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है उनके ऊपर बहुत बुरे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं. तो उन बताना है कि इसमें से जो इफेक्ट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज से नहीं हो रहा है, किसी अदर रीजन से हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन इन द यील्ड एंड ऑफ डिजायरेबल क्रॉप्स. ऑप्शन नंबर सी, increased weed and pest proliferation.
ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट चेंज इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। तो इन ऑप्शंस को चलिए डिस्कस करते हैं। रिडक्शन इन यील्ड ऑफ द डिजायरेबल क्रॉप। तो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक सर्टेन क्लाइमेट चाहिए होते हैं। तो इस क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर का चेंज होगा तो क्रॉप की यील्ड में भी चेंज आएगा। तो हमें ऐसा चेंजेस बताना है जो कि क्लाइमेट चेंज से ना हो रहे हो, पर ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप की यील्ड में चेंज आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, डिक्लाइन इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन, यानी ये भी क्रॉप की यील्ड से रिलेटेड है, यानी ये क्रॉप की जो यील्ड है ये कम हो जाएगी। तो ये भी क्लाइमेट चेंज से होने वाले चेंज है, इसमें बताना कौन सा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इसमें वीड एंड पेस्ट का बढ़ना। तो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्हें ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। तो अब धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से वीड एंड पेस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी क्लाइमेट चेंज से होने वाले चेंजेस है, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट चेंज इम्प्रूव द क्रॉप्स प्रोडक्शन। तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट चेंज से तो क्रॉप की प्रोडक्शन इम्प्रूव नहीं होती है, इससे तो क्रॉप की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। So now let's move on question number 136. This soil can hold moisture. Name the soil. तो ये जो 4 टाइप्स ऑफ सॉइल दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सॉइल है जो कि सबसे ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए, अलूवियल सॉइल। ऑप्शन नंबर बी, एरिड सॉइल। ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर डी, रेड सॉइल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में डेक्कन प्लेट्यूज वाले रीजन में होता है। तो ये ब्लैक सॉइल ज्यादातर इग्नियस रॉक से बनता है। इग्नियस रॉक यानी जो लावा से जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, तो उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है वो रॉक की फॉर्म ले लेता है। अब जब उस रॉक से जो इग्नियस रॉक से जो सॉइल बनता है उसी को ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन चारों सॉइल में से मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 137, which of the following practices does not cater to increase fuel efficiency while cooking? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से ये फ्यूल एफिशिएंसी को कौन सा ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग द फ्लेम साइज विद द वेसल साइज। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई छोटा बर्तन लिया, आप छोटे बर्तन में खाना बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको एक फ्लेम लेना है। जैसे कि आपको छोटे बर्तन में खाना बनाना है, पर आपने बड़े से बर्नर पे आप खाना बना रहे हैं, तो वो तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल ही हुआ, क्योंकि ज्यादा बड़े बर्नर को जलाने के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फ्यूल एफिशिएंसी को रेगुलेट करता है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि अपने वेसल के हिसाब से फ्लेम को चूज करिए, तो ये हो जाएगा एनर्जी इफिशिएंट। और ऑप्शन नंबर बी, कवरिंग द वेसल विथ अ लिड व्हेन कुकिंग। तो हम वेसल को अगर लिड से कवर कर देंगे तो उससे कुकिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हीट ट्रैप हो जाएगी, तो कुकिंग में टाइम कम लगेगा, क्योंकि टाइम जब कम लगेगा तो फ्यूल भी कम यूज होगा, तो ये फ्यूल एफिशिएंट वे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें नॉट कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, सोक पल्सेस प्रायर टू कुकिंग टू स्पीड अप द कुकिंग प्रोसेस। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी कुकिंग करता होगा, तो दाल या चावल को पकाने से पहले उसे भिगा दिया जाता है। इस वजह से भिगाया जाता है क्योंकि उससे कुकिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो जब कुकिंग की प्रोसेस फास्ट होगी तो फ्यूल भी कम यूज होगा, तो ये भी फ्यूल एफिशिएंट वे हो जाएगा। इसमें नॉट कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर कुकिंग विदाउट लिड अवॉइड नॉइज। तो इससे क्या होगा कि जब प्रेशर कुकिंग में हम लिड ही नहीं लगाएंगे तो उससे कुकिंग की प्रोसेस धीरे हो जाएगी। भले इससे नॉइस नहीं होगी, पर कुकिंग की प्रोसेस धीरे हो जाएगी। नॉइस एंड फ्यूल एफिशिएंसी का कोई रिलेशन है ही नहीं, पर अगर प्रेशर कुकिंग में लिड का यूज नहीं करेंगे तो उससे कुकिंग धीरे हो जाएगी, क्योंकि वो हीट नहीं ट्रैप करेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर कुकिंग विदाउट द लिड वे टू अवॉइड नॉइस।
क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड नॉट हेल्प अ ग्रीन इकोनॉमी। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रीन इकोनॉमी को, इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करता है। ग्रीन इकोनॉमी यानी जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम हो, यानी नेट जीरो के बराबर पॉल्यूशन हो, तो हमें बताना है कि कौन सा वे हेल्प नहीं करेगा ग्रीन इकोनॉमी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सच एज बसेस एंड मेट्रोज। तो ये तो हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो एक ही व्हीकल से हम लोग कई सारे लोगों को कैरी कर सकते हैं, तो ये पर्सनल व्हीकल से ज्यादा इफिशियंट हुआ, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि इसमें नॉट वर्ड जोड़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग एसयूवी कार। तो यहाँ पे एसयूवी कार दिया हुआ है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक अगर मेंशन होता तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग एसयूवी कार्स। पर और भी ऑप्शंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। वॉकिंग एंड साइकिलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। तो वॉकिंग एंड साइकिलिंग से कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो ये ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर कहीं जाना है तो वॉकिंग एंड साइकिलिंग का हमें यूज करना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी, शिफ्टिंग टू ई व्हीकल्स। तो ये भी ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, इसमें नॉट वर्ड यूज किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग एसयूवी कार्स, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक वर्ड मेंशन नहीं किया है, तो इसी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 39 is, Aditi cuts the discarded cloth and towel and uses them as cloth duster. Which of the following waste management strategy she is adopting? तो अदिति एक गर्ल है जो कि उसके पास जो जितने भी यूज्ड ओवर क्लोथ्स है, टॉवल्स है, तो वो उनको कट करके एज अ क्लोथ डस्टर यूज कर रही है। जैसे कि टेबल गंदे हो जाते हैं या तो और भी घर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो जब गंदे हो जाते हैं तो उसी के लिए होता है क्लोथ डस्टर, तो उन सबको कट करके वो क्लोथ डस्टर बना लेती है। तो ये जो 3 आर्स होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, तो इनमें से बताना है कि इन 3 आर्स में से अदिति कौन सा वाला वे यूज कर रही है इनको क्लोथ डस्टर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकल, ऑप्शन नंबर सी, रीयूज, ऑप्शन नंबर डी, रिकवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रीयूज। रीयूज इस वजह से होगा क्योंकि हम इसमें सेम कपड़े को यूज कर रहे हैं, तो कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रिड्यूस आएगा या रिसाइकल आएगा। इसमें रीयूज आएगा, क्योंकि रिसाइकल में आपको उसके साथ केमिकल प्रोसेस भी करना पड़ता है, उसका भले उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रीयूज करना। तो किसी चीज को वापस रीयूज कर रहे हैं क्योंकि वो क्लॉथ को काट दे रही है बस, तो उससे फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगी, पर रिसाइकलिंग में उससे उसकी केमिकल अपीयरेंस भी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इसमें रिसाइकलिंग नहीं होगा क्योंकि उसमें वो कट कर रहे हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। A cobbler provides an important service to society by repairing footwears. Of the listed option, choose the option that is most important in the context of environment. तो कॉबलर को तो आपने देखा ही होगा, जो हमारे शूज को मेंड करता है, रिपेयर करता है शूज या चाहे किसी भी फुटवेयर को। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसा वे है जो हमारे सोसाइटी में जो कॉबलर है वो हेल्प कर रहा है एज पर इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ऑप्शन नंबर ए, इनहैंसिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ फुटवेयर। ऑप्शन नंबर बी, द वाटर फुटप्रिंट ऑफ लेदर प्रोडक्ट इज वेरी हाई एंड एक्सटेंडिंग इट्स यूजेस curtail the demand for more resources. Option number C, livelihood generation for the cobbler. Option number D, does not help the society. तो इन सब ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो ये इसमें बात की जा रही है कि हमारे फुटवेयर की शेल्फ लाइफ को इनहेंस करता है, तो ये इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो सोसाइटी के लिए हो जाएगा कि उनके फुटवेयर की शेल्फ लाइफ बढ़ रही है, पर ये इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ ज्यादा हमें एक्सप्लेन कर नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी, द वाटर फुटप्रिंट ऑफ लेदर प्रोडक्ट इज वेरी हाई एंड एक्सटेंडिंग इट्स यूजेस कर्टेल्स द डिमांड फॉर मोर रिसोर्सेज। तो जो फुटवेयर्स होते हैं जो लेदर से बने होते हैं, तो लेदर का जो वाटर फुटप्रिंट होता है, वाटर फुटप्रिंट उसका हाई होता है। तो जान लेते हैं कि वाटर फुटप्रिंट का क्या होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी वाटर यूज किया जा रहा है, तो उसको वाटर फुटप्रिंट
के वाटर फुटप्रिंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जितने भी लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका वाटर फुटप्रिंट हाई होता है, यानी उनको प्रोसेस करने में वाटर की यूजेस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम उसे उस चप्पल को फेंक देते, अगर कोई चप्पल या जूता टूट गया है तो अगर हम उसे फेंक देते, हम नया लेते, तो ऐसे डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वाटर का यूज ज्यादा होगा। पर अगर हम वही फुटवेयर कॉबलर से वापस रिपेयर करवा लेंगे तो हम नए फुटवेयर की डिमांड नहीं करेंगे, नई डिमांड नहीं करेंगे तो वाटर यूजेस भी इनडायरेक्टली कम हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें बता रहा है कि कॉबलर हमारे सोसाइटी को कितना हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इन दोनों ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। लाइवलीहुड जनरेशन फॉर कॉबलर, तो ये तो कॉबलर का कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, इसमें इन्वायरमेंट का कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर डी डज नॉट हेल्प द सोसाइटी, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं सोसाइटी को हेल्प ही नहीं करता, तो ये तो हमारे सोसाइटी को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने लेवल 3 के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लेवल 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। हाँ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमारे जो पिछला वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।